गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सेवन्थ क्लास जिसमें हम थर्ड चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। मीन्स जो दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, दिल्ली पर राज करने वाले, शासन करने वाले, उनके बारे में इसमें जिक्र दिया गया है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। चलिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे अक्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। मतलब जो कावेरी डेल्टा था वो एक बड़े बड़े राज्यों का क्या बन गया था? केंद्र बन गया था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? देखो, हमारे सामने कोई भी ऐसा राज्य नहीं आया, कोई ऐसा राज्य नहीं आया जिसका विशेष रूप से जहाँ राजधानी के रूप में दिल्ली का जिक्र किया गया हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली जो थी वो महत्वपूर्ण शहर कब बनी? 12वीं शताब्दी में बनी। तालिका 1 पर नज़र डालिए। देखो, यहाँ पर तालिका 1 दी गई हुई है, टेबल फर्स्ट दी गई है। इसमें कहते हैं कि आप इस पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। मतलब थे तो दोनों ही राजपूत, लेकिन तोमर अलग था और ये चौहान अलग थे, जिसको चहमान के नाम से भी जाना जाता है, और दोनों राजपूत थे। उन्होंने अपना दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन रहते थे? जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। यहाँ पर सिक्के होते थे जिनको दहलीवाल नाम से जाना जाता था। और क्या कहता है इस चैप्टर के बारे में? और कहता है कि 13वीं सदी के आरंभ में जनता सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 13वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर किसका शासन आया? ये सल्तनत, जो यहाँ पर सल्तनत की स्थापना हुई, और यहाँ पर जो नियंत्रण था दिल्ली के साथ साथ और दूसरे भागों में भी ये नियंत्रण फैलने लगा। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। इसके इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखें। दिल्ली, कुहना और सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। देखो, ये मैप देखोगे अगर आप, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? इसमें आपको अलग अलग प्लेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, हौज खास है, सीरी है, ये जहाँपनाह रहा, और ये रहा दिल्ली है कुहना। कुतुब मीनार है, हौज सुल्तानी है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली के आसपास की ही दर्शाई गई हैं। अब एक बार नज़र डालते हैं किस पर? हमारी दिल्ली के शासकों पर। तो दिल्ली के शासकों में यहाँ पर बहुत कुछ दिखाया गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ राजपूत वंश दिखाए गए। राजपूत वंश के अंदर जो लोग आए वो थे तोमर। सबसे पहले तोमर मीन्स ये कब आए? आरंभिक 12वीं शताब्दी में। जब 12वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तब से लेकर और लगभग 1665 के बीच तक यहाँ पर ये रहे। इन्हीं के अंदर फिर अनंगपाल जो था, ये भी एक राजपूत वंश था, राजपूत वंश का ही व्यक्ति था। 1130 से 1145। फिर चौहान भी यहाँ पर रहे 1165 से 1192। और फिर एक महान शासक जिसे इतिहास में मतलब बहुत ही महान माना जाता है, और थे भी महान भाई, पृथ्वीराज चौहान। 1175 से 1192 वो जो तराइन वाला युद्ध हुआ था, आपको ध्यान हो तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा जिक्र सा किया था तराइन वाला युद्ध। अगर आपको ध्यान हो तो अब आप सोच के देखो कि किसके साथ हुआ था तराइन का युद्ध। पहले युद्ध में इन्होंने बुरी तरह उस व्यक्ति को हराया था, लेकिन अगले युद्ध में उन्होंने इसको हरा दिया था, इस वजह, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक जो थे शुरुआत के अंदर, तुर्की शासक जो कौन कौन से आए? सबसे पहले यहाँ पर आया 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240। ग्यासुद्दीन बलबन 1266 से 1272। उसके बाद फिर खिलजी वंश यहाँ पर जिक्र किया गया है, खिलजी वंश का। उसमें आता है जलालुद्दीन खिलजी, और 1290 से 1296। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अगर आपने एक मूवी का नाम सुना हो पद्मावत,
जिसके ऊपर काफ़ी मतलब विरोध वगैरह भी हुए थे जब ये मूवी आई थी। तो उसमें जो एक जो विलन के रूप में दिखाया गया उसमें अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया है, ठीक है। फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के अंदर कौन कौन थे? तुगलक वंश के अंदर था गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, फिर 1324 से 1351 के लिए मोहम्मद तुगलक यहाँ पर रहा। फिर फिरोज शाह तुगलक रहा जो 1351 से 1388 के बीच में था। फिर आया सैयद वंश। सैयद वंश में खिजर खान 1414 से लेकर 1421 तक रहा। फिर लोदी वंश का यहाँ जिक्र किया गया है, बहलोल लोदी जो 1451 से 1400, अब ये 89 होता है या 79 होता है, कन्फ्यूज़ हो जाओ, ये सोच के देखो क्या होता है, बता भी देता हूँ, चलो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे खाम खा बोझ डल पड़ जाएगा। ये होता है 89, ठीक है। और जो 79 होता है वो है 79। उनका मतलब देखो क्या होता है बेटा, उनका मतलब होता है एक कम। अब जैसे हम बोलते हैं 19, 29, अब 19 में साउंड किसकी आ रही है? पीछे पीछे वाली ईस मतलब 20, 20 की साउंड आ रही है। 20 से एक कम, उनका मतलब एक कम, तो ईस मतलब 20, 20 से एक कम बन गया 19, 30 से एक कम बन गया 29, और 40 से एक कम बन गया 39, 50 से एक कम बन गया 49 मतलब देखो 50 की साउंड आ रही है। और एक कम 60 जो होता है वो होता है 59, और एक कम 70 69, देखो 70 मतलब 70 साउंड आ रही है उसकी। फिर आता है हमारा 79 जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं 79, 80 की साउंड आ रही है। और ये है 89। 89 का मतलब क्या है? आप कहोगे सर ये तो नव है, नव मतलब 9, और 80 80 मतलब 80, 80 और 9 को जोड़ने के बाद हमें मिलता है 89, 89। और फिर आता है 99, ठीक है, 90 और 9। अब हमारे चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? तो कैसे हमें इनके बारे में जानकारी हासिल होती है? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण कला थी उस वो के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन। देखो जो तारीख है, अगर एक तारीख की बात की जाए, जैसे 9 तारीख है आज या 10 तारीख है, ठीक है, तो ये तो होगी एक तारीख, लेकिन बहुत सारी डेट्स होगी, बहुत सारी तारीखें होगी, जैसे 9, 10, 11, 12, इन 6-7 तारीखों को बरवाला में मोदी जी आएंगे, तो ये क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर तवारीख वर्ड है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, मतलब ये जो लोग थे ये अपना इतिहास वगैरह लिखवाते थे, ये काफ़ी सारी चीज़ें, इनमें से बहुत सारे लोगों को लिखवाने का शौक़ था। तो अपने बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, चाहे भले ही वो अपने बारे में मतलब झूठ सच कुछ भी लिखवाया, लेकिन लिखवाने का शौक़ रखते थे, तो उससे हमें इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल, अच्छे वाली जानकारी हासिल हो जाती है। देखो यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए गए। अब इन चित्रों में क्या लिखा गया है? देखो, पंडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते थे। पंडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण, पहला देखो ये चरण है, फिर दूसरा चरण ये है, और फिर ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है, ठीक है। अब इसमें क्या गया है? पहले कागज़ को तैयार करना, पहले कागज़ तैयार किया जाता था, फिर लेखन कार्य, उसके ऊपर लिखाई का काम होता था, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उन पर उसका प्रयोग, मतलब सोने जो था उसको पिघलाया जाता था, और जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं ना, जैसे आजकल इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, अब इसी टॉपिक के अंदर देखो, इसी टॉपिक के अंदर जैसे अब ये हेडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी ना, महत्वपूर्ण हेडिंग होगी, ठीक है। जब बीच में कोई वर्ड इंपॉर्टेंट होगा हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, या हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, ऐसे। लेकिन ये क्या करते थे, ये उस पर थोड़ा बहुत सोने वगैरह का पानी, मतलब सोने की जो थी थोड़ी बहुत परत चढ़ा दिया जाती थी, ऐसे। और फिर चौथा क्या है? जिल्द तैयार करना, मतलब उसकी जो कवर होती है, देखो ये तो मतलब इसका मेन कवर है, लेकिन गत्ते की जो जिल्द होती है आजकल तो देखो कम ही यूज़ होती है। हम जब छोटे बच्चे थे ना, बड़ा मज़ा आता था जब हमारी नई नई किताबें आती थी, एडमिशन होता था, पापा नई किताब लेके आते थे, फिर वो ऐसी ही किताबें आती थी आप वालों की तरह, फिर उस पर ना जिल्द चढ़वाने के लिए देकर आते थे। कई कई दिन तक हम मतलब स्कूल में वो किताबें लेकर नहीं जाते थे, और होमवर्क से बचने के लिए एक बहाना करते थे कि मैम हमने बुक ना जिल्द के लिए दे रखी है, जिल्द चढ़वानी दे रखी है, अभी तक आई नहीं। तो कई दिन तक हमारा ऐसे चलता था, लेकिन कब तक चलता, फिर हम ले भी जाते थे। और एक खास बात होती थी, जब वो जिल्द चढ़ के आती थी ना नई बुक हमारे पास, तो उसमें एक अलग तरह की खुशबू आती थी। तो वो होता था जिल्द भाई, गत्ता, जो मोटा सा गत्ता लगा होता है वो। तो यहाँ पर भी वही काम किया जा रहा है।
तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख मतलब जो तारीखें लिखी जाती थी उनको लिखने का काम कौन करता था? या तो सचिव करता था या फिर प्रशासक, जो मतलब वहाँ पर शासन का काम संभालने में शासन का काम संभालते थे। कवि होते थे, दरबारी होते थे, जैसे सुशिक्षित व्यक्ति मतलब जो अच्छे तो थोड़े जो शिक्षित व्यक्ति होते थे अच्छे से, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। मतलब राज दरबार में जिनका हस्तक्षेप होता था वो लोग, वे न्याय संगत शासन पर के महत्व पर बल देते थे। मतलब जो न्याय संगत है ना, जो न्याय की बात करता है, उस शासन के बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ पर एक न्याय चक्र दिया गया है, न्याय चक्र का जिक्र किया गया है। 13वीं सदी के इतिहास फ़क़े मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों के एकत्रित किए गए, किसानों से इकट्ठा किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका पाएगा जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तब हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। भाई देखो, अगर किसान खुश है तो क्या होगा? अच्छा, उसकी फसल अच्छी हो रही है तो अच्छा टैक्स इकट्ठा होगा, अच्छा टैक्स इकट्ठा होगा तो सैनिक जो हैं वो उनको वेतन मिलेगा, सैनिकों को टाइम पे वेतन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो अच्छे से अपने राज्य की सेवा कर पाएंगे, और राज्य की सेवा अच्छे से वो कर पाएंगे तो राजा अपने आप महान बन जाएगा। और राजा अगर न्याय प्रिय है और ईमानदार है तो ये सारा सिस्टम अच्छे से सेट हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कई जिक्र उन्हें उसमें किए जाते थे। नेक्स्ट, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। जो तवारीख लिखने वाले थे, मतलब जो तारीखों के बारे में लिखते थे, वो कहाँ रहते थे? वो नगरों में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों, गांव वगैरह में कम ही रहते थे। अब देखो, जिसको लिखने का काम है भाई, उसको तो राजा के आसपास रहना पड़ेगा ना, इसलिए वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब ये लोग लिखते क्यों थे? ये इसलिए लिखते थे ताकि सुल्तान अपने बारे में लिखा हुआ देखकर सुनकर खुश हो जाए और उन्हें इनाम इकराम दे दिया जाए, मतलब कुछ ना कुछ इनाम शिनाम दे दिया जाए, प्राइज़ वगैरह। उसके बाद वे, तीसरा पॉइंट है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। मतलब ये लेखक जो होते थे ना, ये शासकों को, राजा को, सुल्तान को ये बात कहते थे कि तुम्हें एक ऐसा आदर्श समाज बनाना है जहाँ जन्म सिद्ध अधिकार हो और लिंग भेद पर आधारित हो। जो लिंग भेद पर आधारित हो, उनके विचारों से सारे लोग सहमत भी नहीं होते थे। देखो भाई, अगर लिंग भेद पर आधारित समाज की कल्पना की जाए तो बहुत ही एक अच्छी बात नहीं मानते। आज भी देखो हमारे समाज में वैसे तो कहा जाता है कि स्त्री जो है वो पुरुष के समान है, लेकिन हम अगर अच्छे से गौर करें तो ऐसा नहीं है। आज भी स्त्री को कम तवज्जो दी जाती है, पुरुष प्रधान समाज अभी भी हमारा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा मतलब माहौल देखने को मिल सकता है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। मतलब वो नहीं मान रहा था उसको रानी, ठीक है। वो कहता था कि हाँ भाई ये सक्षम है, ताकतवर है, लेकिन मैं फिर भी इसको रानी नहीं मान रहा। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, लोग भी उससे खुश नहीं थे, ठीक है। दरबार में जो लोग थे, 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो ये इसके बारे में दिया गया है। आगे जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रजिया सुल्तान के बारे में जो विचार थे मिन्हाज सिराज के, वो यहाँ पर दिए गए हैं। उनका जिक्र, उनके बारे में हम चलो पढ़ लेते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मतलब स्त्री जो है, औरतें जो हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी? पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहेंगी। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। और जो रजिया रानी है, जो रजिया सुल्तान है, वो इस व्यवस्था के, जो पुरुषों के अधीन स्त्रियों का रहना जो है, उस सिस्टम के विरुद्ध हो गया। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? मतलब कहता है कि देखो उसके अंदर इतनी शानदार खूबियां हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हासिल होने लग रहा। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी
1262 और 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। मतलब उस आंध्र प्रदेश में जो मतलब जिस रानी का जिक्र किया गया है और जो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान का जो जिक्र किया गया, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। मतलब वो तो क्या कर रही है, वो तो अपने आप को पुरुष दिखाने की कोशिश कर रही है आंध्र प्रदेश वाली। और जो यहाँ पर जिक्र किया गया है रजिया सुल्तान का, ये क्या लिखवा रही है, इल्तुतमिश की बेटी लिखवाने लग रही है। मतलब बेटी का दर्जा जो है उसी को आगे चढ़ाने लगे, लोगों के अंदर ये बात कर रही है कि मैं बेटी हूँ। ठीक है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दीदा, 980 से 1003 तक। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला था। दीदी मतलब जो बड़ी बहन होती है उससे निकला था। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, तो दीदा रानी दीदा मतलब उसको ये नाम दिया गया था। तो यहाँ पर देखो ये विचारधारा दी गई है लोगों की। एक छोटी सी मैं तुम्हें जो रानी रुद्रमा देवी का यहाँ जो जिक्र किया गया है, इससे थोड़ी सी मिलती जुलती, ऐसी ही मिलती जुलती एक साउथ इंडियन मूवी भी आती है कई बार, और शायद ऐसा ही नाम है, रुद्रमा देवी कुछ ऐसा ही नाम है। उसमें वो जो राजा की यहाँ लड़की होती है पैदा, लेकिन उसको लड़के के रूप में पाला पोसा जाता है और बाद में उसका मतलब पता चलता है। तो आप थोड़ी सी जानकारी उसके थ्रू हासिल कर सकते हो उस मतलब मूवी के कुछ दृश्यों से कि किस तरह से उसमें दिखाया गया है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, कैसे हमें जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो उसमें हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, कैसे वो गैरिसन शहर से एक पूरे बड़े साम्राज्य तक फैल गया। इसमें हमारे कई टॉपिक होंगे, खिलजी और तुगलक वंश के बारे में भी हमारा टॉपिक होगा, और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के में जो सल्तनत होगी उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र होगा। कई ऐसे शासकों के बारे में इसमें जिक्र आएगा जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा 6th में। तो ये सारी बातें, हमें बहुत सारी नई नई बातें और इंटरेस्टिंग बातें इसमें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।